हेलो एवरीवन। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का नया राजनीतिक मानचित्र। 2 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने 2 नए केंद्र शासित राज्यों जो कि है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नया राजनीतिक मानचित्र जारी कर दिया और उसके साथ ही भारत का एक राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया। तो देखिए, जो नया राजनीतिक मानचित्र जारी हुआ, ये 2 जो हमारे केंद्र शासित राज्य हैं उसमें कुछ संशोधन किया गया था, कुछ चेंजेस थे। क्या चेंजेस थे हम पॉइंट वाइज देखते हैं। जो नए मानचित्र हैं उसके अनुसार जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होता है, उसके मीरपुर और मुजफ्फराबाद जिले को जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया। ठीक है, इन दोनों जिलों को अगर मिला दिया जाए तो जम्मू और कश्मीर में कुल 22 जिले होंगे। ठीक है, देखते हैं नए संघ शासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल और लेह 2 जिले होंगे। ठीक है, लद्दाख में जो हमारा नया संघ शासित प्रदेश है लद्दाख, उसमें 2 जिले होंगे, एक कारगिल होगा और एक लेह होगा। ठीक है, तो पूर्व के शेष जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नया संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर है। ठीक है, अब 1947 के टाइम में हम देखें तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसमें 14 जिले थे। 1947 के पहले कौन कौन से थे? कठुआ, जम्मू, उधमपुर, पुंछ, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, लेह, लद्दाख, गिलगिट वजारत, चिल्हास और जनजातीय क्षेत्र, ये 14 जिले थे। लेकिन 2019 के पहले और 1947 के बाद इन जिलों को 14 से बढ़ाकर 28 कर दिया गया, उनको पुनर्गठित कर दिया गया। और क्या नाम रखा गया? कुपवाड़ा, बांदीपुर, गादेरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, सांबा और कारगिल। भारत के नए राजनीतिक मानचित्र के अनुसार लेह भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है। अब एग्जाम में आएगा जो सबसे बड़ा जिला कौन है, तो लेह है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। ठीक है, क्या है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। देखते हैं, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट के माध्यम से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की। कहाँ पे की थी? 2020 और 21 के बजट में राष्ट्रीय आपका बजट के माध्यम से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की गई थी। अब मुख्य जो बातें हैं वो क्या हैं? देखिए, सभी वेयर हाउस की जियो टैगिंग की जाएगी। वेयर हाउस क्या होता है? जहाँ पे जो गोडाउन होता है, जहाँ पे सामान रखा जाता है, वेयर हाउसिंग की जाती है, उसकी जियो टैगिंग की जाएगी। मछली और नाशपाती के लिए कोल्ड स्टोरेज चेन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे सब्जियां हुई, फल हुए, ठीक है, मछली है, नाशपाती है, तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इनको जो है इनके लिए कोल्ड स्टोरेज चेन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को कहते हैं वाड्रा, WDRA। ठीक है, संबंधी मानदंडों को बेहतर तरीके से अपनाने के लिए भंडारण को बढ़ावा दिया जाएगा। होल जो मेन फोकस है वो भंडारण को लेके है, वेयर हाउसिंग को लेके है कि उसको बढ़ावा देना है ताकि जो चीज़ें पेरिशेबल हैं, जो खराब होने वाली हैं, उनको हम स्टोर करके रख सकें। देखते हैं, भारतीय खाद्य निगम केंद्र भंडारण निगम की मदद से सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर ब्लॉक या तालुक स्तर पर वेयर हाउसिंग स्थापित करने के लिए विजिबिलिटी गैप फंडिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। देखिए क्या क्या है, जो हमारा भारतीय खाद्य निगम है वो केंद्रीय भंडारण निगम उसकी हेल्प करेगा और PPP मॉडल से क्या करेंगे, वो विजिबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, वेयर हाउसिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा है बीजों को ग्राम भंडारण योजना के तहत, जो बीज हैं उनको ग्राम भंडारण योजना है उनके तहत महिला और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो बीज कौन उपलब्ध कराएगा? महिला और स्वयं सहायता समूह। किसके सहायता से? ग्राम भंडारण योजना की सहायता से। ठीक है, जिससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, और बहुत ज़्यादा ये ट्रेवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें बहुत सेव हो जाएंगी हमारी। इस उद्देश्य के लिए ऋण जो है, मुद्रा ऋण और नाबार्ड के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये जो हमारा आपका भंडारण योजना है, ग्राम भंडारण योजना बीजों के लिए, इसके लिए मुद्रा ऋण और नाबार्ड से जो है कुछ हमें फाइनेंशियल हेल्प किया जाएगा। कृषि ट्रेनों को भी PPP मॉडल पे चलाया जाएगा। ठीक है ना, जो कृषि ट्रेन होंगे वो भी
PPP मॉडल पे चलेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं इसको। शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को वायु मार्ग के माध्यम से ले जाने के लिए कृषि उड़ान योजना, ध्यान रखिएगा, कृषि उड़ान योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। जो खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो है जल्दी खराब होने वाले हैं, पेरिशेबल हैं, उनको जो है वायु के मार्ग से ले जाया जाएगा ताकि वो जल्दी पहुंच सके, जिसके चलते विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र लाभान्वित होंगे, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र से जो और बाकी का एरिया है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होता है, और जो हमारे आदिवासी जो हैं लोग, जो ट्राइबल्स हैं, उनका भी बहुत सारे उत्पाद ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरिशेबल होती हैं, वहाँ से उनको मार्केट तक ले जाने में वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा इस चीज़ से। नेक्स्ट हमारा है जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय जैविक ई बाज़ार विकसित किया जाएगा। ठीक है, जैविक पदार्थ मतलब क्या होता है, जिसमें हम जो है कोई इस तरीके का चीज़ यूज़ नहीं करते जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ना हो। ठीक है, तो हम जैविक चीज़ें जो है हम यूज़ करते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है आपका जैविक ई बाज़ार, ठीक है ना, जैविक ई बाज़ार का विकास किया जाएगा। तो ये हमारा था, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट। तो देखिए, राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का जो है गठन किया जा रहा है। देखते हैं, 5 फरवरी 2020 को, याद रखिएगा कब, 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन की मंजूरी कर दी है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। कितने सदस्यों की? 15 सदस्यों की। और कब किया? 5 फरवरी 2020 को। जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से ट्रस्ट का गठन किया गया। क्या नाम है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा इस ट्रस्ट में 15 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक ट्रस्टी का दलित जाति से होना अनिवार्य है। ठीक है ना, तो ये जो 15 मेंबर्स होंगे उसमें एक जो ट्रस्टी होंगे, एक मेंबर होंगे, वो दलित जाति से होंगे, ये कंपल्सरी है। अब आपको ये जो है दे देगा आपको स्टेटमेंट बना के, तो आपको याद रखना है 15 सदस्य हैं और एक जो है मेंबर होना जो आपका दलित जाति से है वो अनिवार्य है। नेक्स्ट क्या है? ज्ञातव्य है कि 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में निर्णय देते हुए सरकार को मंदिर निर्माण हेतु एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था। ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या जो है आदेश दिया था सरकार को कि मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट का जो है गठन किया जाए। ठीक है, देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। हाँ, ट्रस्ट से संबंधित मुख्य बातें क्या हैं? ठीक है, तो पहला है आधिकारिक सूचना के अनुसार जो हमारे मंदिर निर्माण के लिए लगभग 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी। 15 मेंबर का जो ट्रस्ट होगा उनको 67 एकड़ की भूमि उनको हस्तांतरित की जाएगी। और उच्चतम न्यायालय का ये भी आदेश था कि जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 5 एकड़ की भूमि जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी जाए। ठीक है, 67 एकड़ किसको? ट्रस्ट को, और 5 एकड़ जो है उत्तर प्रदेश की सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे। अब मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट जो केंद्र सरकार है उन्होंने सांकेतिक अनुदान किया 1 रुपये का मंदिर को। ठीक है, ट्रस्ट को राम मंदिर निर्माण और उसके रख रखाव के लिए धन जुटाने की पूरी छूट होगी। ठीक है, वो अपना जो है धन किस तरीके से जुटाए उसको ये स्वतंत्रता होगी। इसके गठन के बाद सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। ठीक है, ट्रस्ट को अपने क्रियाकलापों एवं उद्देश्यों में परिवर्तन संबंधी लगभग सभी अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, उनके जितने भी क्रियाकलाप हैं उसमें जो है उसके उद्देश्य हैं उसमें परिवर्तन करना है, सारे जो अधिकार हैं वो ट्रस्ट के पास हैं। ठीक है, लेकिन मौजूदा संरचना में बदलाव का अधिकार नहीं है। जो प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है उसमें वो अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी। ठीक है ना, या कैसे जो है क्या प्रोसेस है पूरा। तो देखिए, प्रारंभ में जो केंद्र सरकार है वो ट्रस्ट की अध्यक्षता पूर्व अटॉर्नी जनरल परासन जो के परासन है उनको दे दी थी। ठीक है ना, जो पूर्व हमारे अटॉर्नी जनरल थे के परासन, उनको दे दी गई थी। जबकि फरवरी 2020 में राम मंदिर ट्रस्ट में बैठक हुई और महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में जो है केंद्र सरकार ने अध्यक्षता जो है पूर्व अटॉर्नी जनरल के परासन को दे दिया था, लेकिन जब ट्रस्ट की बैठक हुई, मीटिंग हुई, तो महंत नृत्य गोपाल दास को जो है अध्यक्ष चुना गया।
अब देखिए, इसके अतिरिक्त जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मुख्य सचिव भूपेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट की अधोसंरचना समिति का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो भूपेंद्र मिश्रा जी ट्रस्ट की अधोसंरचना समिति के अध्यक्ष हैं। ट्रस्ट के 9 सदस्य जो हैं, उनका नाम ट्रस्ट के गठन के साथ ही निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, जबकि अन्य 15 सदस्य टोटल होने हैं, 9 सदस्य का नाम जो है ट्रस्ट के गठन के साथ ही जो है निर्धारित कर दिया गया है। जबकि अन्य सदस्य जो हैं वो एक एक सदस्य को केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, अब एक एक सदस्य को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार मनोनीत करेगी तथा 2 जो अन्य सदस्य हैं उनको ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, अयोध्या के जो जिला मजिस्ट्रेट होंगे वो ट्रस्ट के पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, जो 2 लोग और चुने जाने हैं उनके जो है उनके चुनाव में ये जो जिला मजिस्ट्रेट होंगे, जो पदेन सदस्य होंगे, वो भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट हमारा है केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य IAS अधिकारी होगा। जो भी केंद्र सरकार जिसको जो है नामित करेगा सदस्य के लिए, वो IAS अधिकारी होगा और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसे ही हमारा जो है नेक्स्ट है कि जो आपका जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो भी जिनको नामित करेगी वो भी जो है IAS रैंक का होना चाहिए और वो जो है आपके सेक्रेटरी के जो रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिनका रैंक सेक्रेटरी से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और क्या है, न्यायालय के निर्देशानुसार इस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा का एक सदस्य बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए। वो उनको जो है सदस्य में एक मेंबर निर्मोही अखाड़े से होना ही चाहिए। ठीक है, अन्य सदस्यों का चयन ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नियुक्तियों के लिए अनिवार्य शर्त क्या है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों का हिंदू धर्मावलंबी होना आवश्यक है। सारे जो सदस्य हैं वो हिंदू धर्मावलंबी, हिंदू के धर्म का पालन करते हुए होना ही चाहिए। ठीक है, सदस्यता खत्म होने की कुछ शर्तें हैं और इसी के आधार पर इनको बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, पहला जो है वो है मृत्यु हो जाने पर, दूसरा है इस्तीफा देने पर और तीसरा है पागल, दिवालिया, अपराधी या अयोग्य घोषित होने पर उनकी सदस्यता को खत्म की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए, ट्रस्ट के हित में किसी सदस्य को हटाने का अगर फैसला लिया भी जाता है तो वो 2/3 बहुमत के आधार पे ही होगा। ठीक है ना, 2/3 बहुमत के आधार पे ही लिया जाएगा। ट्रस्ट में शामिल परासन को हटाने का अधिकार किसी अन्य सदस्य के पास नहीं होगा। ठीक है, उनको जो है नहीं हटाया जा सकता, वो जीवन पर्यंत इस ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे। तो अब एक बार फिर से जो है इसमें ट्रस्ट के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्देश हम एक बार देख लेते हैं। 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के मामले में केंद्र सरकार को अयोध्या ने 1993 के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण तथा मंदिर के निर्माण के अधिकार के साथ साथ ट्रस्ट या किसी अन्य उपयुक्त निकाय की स्थापना के लिए निर्देशित किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142, ध्यान रखिएगा, 142 अनुच्छेद में निहित शक्तियों के आधार पर ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े का एक जो है सदस्य की अनिवार्यता को निर्धारित किया है। तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 142 के अनुसार। ठीक है, रामलला अस्थाई मंदिर में शिफ्ट किए गए हैं। ठीक है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भगवान श्री रामलला को टेंट से निकालकर अस्थाई भवन में विराजमान किया गया। किसने किया? जो है ये आपके मुख्यमंत्री जो हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने किया। और 22 जो आपका टाइम था वो था मार्च 2022। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है लखनऊ घोषणा। ठीक है, लखनऊ डिक्लेरेशन क्या है देखते हैं। 6 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों की प्रथम संगोष्ठी फर्स्ट इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्ट्रीज कॉन्क्लेव, ठीक है, IADMC 2020 की को क्या कहते हैं? लखनऊ घोषणा भी कहते हैं, लखनऊ डिक्लेरेशन कहते हैं। क्या है लखनऊ डिक्लेरेशन? भारत और अफ्रीका के जो आपके डिफेंस मिनिस्टर्स थे, रक्षा मंत्री थे, उनकी संगोष्ठी हुई, उनकी मीटिंग हुई, उनका कॉन्क्लेव हुआ, इसी को हम कहते हैं लखनऊ उद्घोषणा है को अपनाया गया। भारत और 50 अफ्रीकी देशों ने लखनऊ घोषणा पत्र को अंगीकार किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, भारत और 50 अफ्रीकी जो है देश हैं आपके, उन्होंने जो है लखनऊ जो घोषणा को जो है अडॉप्ट किया। मेन जो पॉइंट्स है देखते हैं क्या हैं।
तो ये जो संगोष्ठी होती है जो लखनऊ में आयोजित की जाती है वो डिफेंस एक्सपो 2020 का एक भाग है, ठीक है। डिफेंस एक्सपो 2020 का ही एक भाग होता है। लखनऊ घोषणा के अनुसार इसके सभी हस्ताक्षरकर्ता शांति, सुरक्षा, संघर्ष को रोकथाम में साझा प्रयास करेंगे। जितने लोग भी हैं जो इसको जो है हस्ताक्षर कर रहे हैं वो शांति, सुरक्षा और संघर्ष की जो है रोकथाम में जो है मिलके प्रयास करेंगे। लखनऊ घोषणा पत्र के सभी हस्ताक्षरकर्ता आतंकवाद को रोकने का भी प्रयास करेंगे। तो पहली बात, शांति, सुरक्षा और संघर्ष को रोकथाम करेंगे, आतंकवाद का रोकथाम करेंगे। इस संगोष्ठी में पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका के पारंपरिक भागीदारों के अलावा पश्चिमी अफ्रीका राज्यों ने भी अपने अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सहित संयुक्त रक्षा अभ्यास और भारत के रक्षा संबंधी संबंधों को प्रगाढ़ करने की मांग की, ठीक है। तो जो हमारे संगोष्ठी में जो पूर्वी और दक्षिणी भारत के जो पारंपरिक भागीदार थे वो तो थे ही, और पश्चिमी जो अफ्रीका के लोग हैं उन्होंने भी जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट किया और अपने आप को, अपनी कंट्री को भारत के साथ अब उनके अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करने का प्रयास किया, ठीक है। सॉरी। लखनऊ घोषणा में शामिल सभी देशों ने अफ्रीका में शांति एवं सुरक्षा के लिए अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन के विजन का स्वागत किया है, जो भारत के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसको सागर के विजन से मेल खाता है, ठीक। क्या कहते हैं इसको? सागर मीन्स क्या होता है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो ये जो है एक विजन का स्वागत किया है सारे जो है जो अफ्रीकी और इंडियन जो जितनी कंट्रीज़ थी। नेक्स्ट हमारा है आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ। तो इसको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।